सो वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट, किसी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है, और दो अलग अलग पॉइंट पर फाइंड किया था, एक एक्सियल पॉइंट पर और एक था इक्वेटोरियल पॉइंट पर। अब इसके बाद में फाइंड करना है कि टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रख दिया। इसके पहले पढ़ा था कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो रहा। अब क्या पढ़ना है कि उस डाइपोल को हमने किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, अब वो कैसा बिहेव करेगा, अब उस पर फोर्सेस कैसे लगेंगे। जाहिर सी बात है उसके ऊपर जैसे फोर्सेस लगेंगे वो जैसा बिहेव करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक डाइपोल बनाएंगे और डाइपोल को रखेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पर मान लीजिए ये एक हो गया -q चार्ज, एंड यहाँ पर एक लाइन कनेक्ट कर दी हमने, और ये हो गया +q चार्ज। ठीक है, +q चार्ज एंड -q चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a जैसा कि हम जानते हैं। अब इसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में बना दे रहा हूँ। इसको अलग दिखाने के लिए मैं डॉटेड लाइन से दिखा दूँगा, है ना। आप डार्क लाइन से भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सवाल ये पैदा हो सकता है कि सर आपने इस डाइपोल को इंक्लाइंड ही क्यों लिया। सवाल ये पैदा हो सकता है सर आपने इंक्लाइंड क्यों लिया। एक्चुअल में हम सॉल्व करने के बाद ये भी देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होता है, टॉर्क, और मिनिमम टॉर्क कब होता है। तो वो उसके ओरिएंटेशन पर डिपेंड करेगा। तो एक ओरिएंटेशन हमने ऐसा लिया है जिसकी वजह से एंगल वहाँ आए। फॉर्मूले में एंगल आएगा तभी तो ओरिएंटेशन चेंज करके देखेंगे। अब फॉर्मूले में एंगल आया ही नहीं तो थीटा की वैल्यू रखेंगे क्या, इसीलिए हम थीटा की वैल्यू लाना चाह रहे हैं। क्लियर, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और उससे थीटा एंगल पर ये ओरिएंटेड है। क्लियर। अब देखते हैं फोर्स क्या लग रहे हैं, है ना। देखिए ये +q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा F। ये क्या होगा, ये होगा +QE, सही है, क्लियर है। इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में फोर्स लगाता है, यानी यहाँ हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा F, इसकी भी वैल्यू वही होगी QE, लेकिन ये माइनस में होगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स लगे, वजह से क्या, इन्हीं के ऊपर फोर्स लगा। अब देखा जाए तो इस तरीके के जो फोर्स बनते हैं, जैसे ये देखो, ये फोर्स, अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं और इस पर इधर फोर्स लगाऊं तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा ना, रोटेट करने की टेंडेंसी लेके आएगा। तो जब दो फोर्सेस और इक्वल अपोजिट हों, दो फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट हों, तो वो क्या करते हैं, वो एक कपल प्रोड्यूस करते हैं। क्या कपल प्रोड्यूस करते हैं, कपल, और कपल की वजह से एक प्रोड्यूस होता है टॉर्क। ठीक है, सो क्या होगा, 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म्स couple which exerts a torque on dipole। बात समझ में आ रही है। इन दोनों ने क्या किया, कपल बनाया और इसको रोटेट करना चाह रहे। अब इस टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वैल्यू आइदर फोर्स, इन दोनों में से कोई एक फोर्स, हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अच्छा, एक मोमेंट होता है, एक टॉर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है? मोमेंट एंड टॉर्क में क्या डिफरेंस होता है?
मोमेंट भी होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और टॉर्क भी होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों के यूनिट न्यूटन मीटर न्यूटन मीटर। तो क्या डिफरेंस हुआ? दोनों होते हैं, एक अबाउट पॉइंट होता है, एक अबाउट एक्सिस होता है। एक प्रोड्यूस करता है टर्निंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करता है? टर्निंग इफेक्ट। और एक प्रोड्यूस करता है ट्विस्टिंग इफेक्ट। टर्निंग ये है, टर्न कर रहा, और ट्विस्ट क्या है? इसमें फोर्स लगेगा, ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्योंकि इसके अबाउट मूव रोटेट कर रहा, और इसमें ये फोर्स है इसके हॉरिजॉन्टल ये, और ये सेंटर है, इसके अबाउट ये डिस्टेंस हो गई। समझिए? तो यहाँ सिंपल है, इतना भी डीप में नहीं जाना आपको। तो यहाँ देखिए फोर्स क्या है? क्यू ई। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। सोचो पहले, देखिए नोट मत कीजिए, सोचिए दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी? देखो एक बात समझा, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को देखा जाता है। फोर्स को क्या देखा जाता है? लाइन ऑफ एक्शन को। फोर्स किस लाइन में लग रहा, उस लाइन को आगे पीछे आप एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे ये फोर्स है ना, तो मैं इसको लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ा सकता हूँ। देखिए ये रही इसके लाइन ऑफ एक्शन, रेड कलर से दिख रही, ये इसके लाइन ऑफ एक्शन है, और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन ये रही। इन लाइन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। समझ गए? कभी कंफ्यूज मत होना कि ये डिस्टेंस ले लो, नहीं, इन लाइन, ये दोनों लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये। अब यहाँ से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो रेड वाली लाइन है ना, रेड वाली लाइन, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो मान लो मैं इसको कहता हूँ ए बी सी। अब बताओ ए सी की वैल्यू कितनी होगी, बताइए? कोई बात नहीं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए बस, ठीक है? रेड कलर की है, ये लाइन ऑफ एक्शन है। ये मैंने रेड कलर से बनाया ना, इसलिए निकला। मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपल सी बात है। इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। क्या वैल्यू होगी इसकी, सोचिए? देखो इस एंगल में आओ। हाँ, इसकी क्या ज़रूरत है? एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। हाँ, तो हमें तो एक ही साइड गिवन है ना। क्या है? हाइपोटेन्यूस गिवन है और परपेंडिकुलर पता करना है। वो साइन कॉस टेन लीजिए जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आए। साइन ले लेते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ए सी अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना भाई? 2a। सही है? यहाँ से देखो ए सी की वैल्यू आ जाएगी 2a साइन थीटा। ये ए सी की वैल्यू, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा। यहाँ लिख देंगे 2a साइन थीटा। टॉर्क ये हो गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? Q इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा। 2a को Q के साथ रख दिया। इसको कहीं देखा है क्या? हाँ, डाइपोल P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या आया? PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब ज़रा इसको और समझते हैं। अभी आगे मत जाओ, अभी समझो। देखो, क्या इसको फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं? टाउ क्रॉस P क्रॉस E। क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है? टाउ टॉर्क एक वेक्टर, मोमेंट एक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर, और आगे साइन थीटा। तो क्या ये क्रॉस प्रोडक्ट है? ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पर एक चीज़ और पता करो, तो टाउ का डायरेक्शन क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में क्या फ़र्क होता है? जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए और रिजल्टेंट वेक्टर आए तो वो क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान सुनिए, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट क्या है? वेक्टर, तो वे क्रॉस प्रोडक्ट। जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट स्केलर आ जाए
तो डॉट प्रोडक्ट, एकदम याद करने वाला। क्रॉस प्रोडक्ट कब है? जब रिजल्ट वेक्टर आएगा। डॉट प्रोडक्ट कब है? जब इस रिजल्ट स्केलर आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया है, रिजल्ट तो वेक्टर ही आया है, तो वेक्टर प्रोडक्ट है, इसीलिए हमने कहा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। और साइन थीटा भी लगा हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं टाउ का डायरेक्शन क्या होगा। टाउ का डायरेक्शन पता करते हैं स्क्रू रूल से। ये रहा स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू, इसको ऐसे घुमाओ, किधर जाएगा? पीछे आएगा कि आगे जाएगा? अगर मैं ऐसे घुमाऊँ तो नीचे जाएगा ना, हाँ नीचे जाएगा ना, यही है, देखो पोल। अच्छा अब बताओ पी का डायरेक्शन कहाँ है? ये रहा पी, पी यही तो है, ये पी डाइपोल। डाइपोल का डायरेक्शन क्या बताया था? -q से +q। इधर वाले देख लो भाई, पी का डायरेक्शन देखिए -q से +q। तो मैं अगर यहाँ बनाना चाहूँ, देखो ये रहा पी का डायरेक्शन, क्या ये ई का डायरेक्शन है? क्या ये एंगल थीटा है? अब स्क्रू रूल में कहाँ से जाना है? P to E। स्क्रू कैसे घुमाइए कि P से E जाए, P से E जाए। क्रॉस प्रोडक्ट में यही करते हैं, कहाँ से कहाँ जाए? P से E। घुमाओ, यहाँ रखो, यहाँ रखा, इस पॉइंट ज्वाइंट पर रखिए, ये रखिए। अब घुमाइए कहाँ से? P से E। P से E जाना है, ऐसे जाना है, P से E। तो ये स्क्रू कहाँ जाएगा? बोर्ड के अंदर या बाहर? अंदर, प्लेन के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टाउ का जो डायरेक्शन होगा वो P और E के परपेंडिकुलर होगा, अंदर। क्लियर बात समझ में आ गई? तो इसको ऐसे लिखेंगे, मैं लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टाउ tau is that in which a right handed screw would advance from P to E। यानी हम P से E की तरफ जब अपने स्क्रू को बढ़ाएंगे, रोटेट करेंगे, तो हमें इसका डायरेक्शन मिलेगा। और वो कहाँ मिलेगा? आप इसको ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये नीचे नहीं है, अंदर है, याद रखना। या ऐसे बना दो, ऐसे करके, ये पीछे दिखता है ना, तीर का पीछे का निशान कैसा होता है? ऐसा क्रॉस। और आगे के निशान कैसा होता है? नुकीला। तो ये दिखता है कि बैक साइड दिख रहा। तो ये किसका डायरेक्शन है? टाउ का। क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, टाउ मैक्सिमम कब होगा? भाई नोट मत करने लगा करो आप लोग हरदम। फॉर्मूला क्या है? P sin थीटा। आपको थीटा वेरी करना है। हाँ, साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? किस एंगल पर? 90 पर। वेरी गुड, 90 पर। तो टाउ मैक्स कब होगा? जब टाउ इज इक्वल टू PE साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी थीटा इज इक्वल टू 90। यानी कि थीटा 90 कब होगा? जब P परपेंडिकुलर होगा E के। P इज परपेंडिकुलर टू E। बात समझ में आई भाई? ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान दो। टाउ मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा 1 हो। साइन थीटा 1 कब होगा? जब थीटा 90 हो। जब थीटा 90 हो। थीटा 90 कब होगा? देखो, जब वो सीधा खड़ा हो जाए, P ऊपर हो जाए, ये P ऐसे हो जाए और E ऐसे हो जाए, E और P क्या हुआ? 90। ये बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं। टाउ मिनिमम कब होगा? देखो, टाउ मिनिमम मतलब कि थीटा साइन थीटा की वैल्यू 0 है ना, तो यानी टाउ क्या होगा? 0, यानी साइन थीटा 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 0। यानी कि P क्या हो? पैरेलल टू E हो। देखो भाई, तभी तो एंगल 0 हो जाएगा दोनों के बीच में। समझ में आ गया एनालिसिस दोनों? सिंपल। मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो, थीटा 90 हो। थीटा 90 कब होगा? जब इसको आप ऐसे कर देंगे,
ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए आप, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाते हैं इस पर ना। ऑनलाइन वालों ना समझ में आया तो पूछिए। देखिए आंसर देखते हैं, एक न्यूमेरिकल सामने है, इजी न्यूमेरिकल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर। क्या रहा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन हेल्ड एट 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी थीटा की वैल्यू 30 एट ऑफ 10⁴ न्यूटन पर कूलम, यानी ई की वैल्यू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ, यानी टाउ की वैल्यू 9 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द डाइपोल, यानी पी की वैल्यू। फॉर्मूला है टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या फाइंड करना, पी, तो पी को फॉर्मूले बनाओ, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई टाउ अपॉन ई साइन थीटा। अब वैल्यू रखिए, देखिए आसान होगा। टाउ की वैल्यू 9 × 10⁻26 ई 10⁴ साइन थीटा, यानी साइन 30। देखो 9 × 10⁻26 इंटू 10⁻⁴, मैं इसको ऊपर ले गया, और नीचे क्या है साइन 30, यानी 1/2, 2 जाएगा ऊपर, 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18, ये हो गया 18 × 10⁻30। देखो अच्छा 29 है, पॉइंट है, खिसका लो, नहीं तो ये भी रख दोगे, सही है, ये आंसर सही है। अब पॉइंट में रखना सही होता है, ऐसे करके -29, ये हो गया कूलम मीटर, ये आंसर होगा। सिंपल है, ठीक है। लीजा हो गया आपका, सेकंड न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा है, उसे ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्ज, एक डाइपोल है, 2 अपोजिट चार्ज हैं, ऑफ मैग्नीट्यूड, ये किसका वैल्यू है, चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी क्यू की वैल्यू 1/3 × 10⁻⁷ कूलम। ये क्या है, सेपरेटेड है, कितने 2 सेंटीमीटर से। एक बात बताओ, जब 2 चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू होते हैं तो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम किससे दिखाते हैं, 2a से, यानी ये जो वैल्यू है वो 2a की है, कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 0.02 मीटर। 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर में हो जाएगा। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ई की वैल्यू गिवन है वह है 3 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। क्लियर, 3 चीज़ें बता हो गई। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क किस एंगल पे था, मैक्सिमम टॉर्क किस एंगल पे था, 90 पर। वो कह रहा है मैक्सिमम टॉर्क पता कीजिए, यानी हमें क्या कर लेना है, थीटा इज इक्वल टू 90 ले लेना है, सिंपल। देखिए अब हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, वो आगे अप्लाई करने के लिए ऐसे ही अप्लाई करना होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कोई चीज़ जब बताई जाए तो सीखिए, दिमाग में फीड कीजिए, क्योंकि जब अप्लाई करने की ज़रूरत होगी ना तो हम ऐसे निकालेंगे, ऐसे लगा देंगे। और जब उसे रखना था तो हमने ले जाकर कबाड़ में फेंक दिया। अब जब कबाड़ में फेंक दिया ना तो उसमें ढूंढना पड़ता है। ये दिमाग, ये अलमीरा भी है और कबाड़ भी है। आप जैसे रखना चाहो, अगर सलीके से सेट करके रखोगे ना तो सेट करके निकलेगा, सेट करके लेके निकलेगा, अप्लाई करेगा। तेज़ बच्चे सेट करके रखते हैं, सेट करके निकालते हैं, अप्लाई करते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि घरों को बीच बीच में सेट करना पड़ता है। दिखते हैं नहीं, सामान रखा है और जो लेडीज़ होती है, घर की गार्जियन होती है, देखो कि खाली रहेंगे वो सेट करने लगेंगी, सामान सेट करने लगेंगी। हम लोग नहीं करते, हम लोग तो सोते रहते हैं। तो स्टूडेंट को भी सेट करना चाहिए। कैसे, बीच में बैठा न्यूमेरिकल लगा रहा, अब सोच रहा है अच्छा थीटा 90 पर मैक्सिमम है, सेट हो गया। अच्छा थीटा 0 पर जो है टाउ 0 हो रहा है, सेट हो गया। ये सेट करना होता बीच बीच में। बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ, हाँ ऐसे करना है। चलो तो क्या है, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। क्या फाइंड करना है, व्हाट मैक्सिमम टॉर्क ही फाइंड करना है, लेकिन हमें पी नहीं गिवन है, तो क्या किया जाए। हाँ, पी को Q × 2a लिख सकते हैं भाई। पी ऐसे तो लिखा जाता था Q × 2a इंटू ई साइन थीटा। देखो अब इनकी वैल्यू हमको पता है, Q 1/3 × 10⁻⁷
2a 0.02 ई की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ 90 साइन 90। उसने वैल्यू ही ऐसा दिया है कि आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। देखिए 3 से 3 कट गया, 10⁻⁷ 10⁻+7 कट गया, ये 1 हो गया, आंसर आ गया 0.2 न्यूटन मीटर टॉर्क की वैल्यू। क्वेश्चन इजी था, बस हमें अप्लाई करना आना चाहिए था। हो गया अप्लाई। ठीक, चलिए नोट कीजिए अब।